सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए सबसे पहले अपडेट पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं झारखंड जेपीएससी पेपर 2। इससे पहले हमने 4 सेट कंप्लीट कर लिया था। आज हम देखने वाले हैं सेट 5 और सेट 5 के अंदर बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत कालीन ऋग्वेद में वर्णित किकट प्रदेश झारखंड राज्य के निम्नलिखित जिलों में से किसमें स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गिरिडीह जिले में स्थित है। अब देखिए, झारखंड के नामकरण से संबंधित जितने भी फैक्ट अराइज हो सकते हैं हम एक जगह पर रिवाइज करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है ऐत्रेय ब्राह्मण, और ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को पुंड्र या पुंड के नाम से जाना गया है, वायु पुराण में मुरंड के नाम से, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में मुरुंड के नाम से, विष्णु पुराण में मुंड, भागवत पुराण में किकट प्रदेश, महाभारत में पुंडरीक या पशुभूमि, पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में कलिंद देश, 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड, तारीख फिरोजशाही में झारखंड, तारीख बंगला में झारखंड, सियार उन्मुक्त खरीन में झारखंड, कबीर और जयसी के द्वारा झारखंड, अकबरनामा में झारखंड, आने अकबरी में कोकरा या खंकरा के नाम से जाना गया है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुकुट या कुकुट देश के नाम से, टॉलमी द्वारा मुंडल, फाहियान द्वारा कुकुटलाड और हेनसांग के द्वारा कर्ण सुवर्ण, और मुगल काल में झारखंड को कुकरा या खोखरा के नाम से जाना गया है, तुजू के जहांगीर में खोखरा के नाम से, और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में छोटा नागपुर के नाम से जाना गया है। अब देखिए, इंपॉर्टेंट क्या है कि सर्वप्रथम साहित्यिक उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है, और पुरातात्विक प्रमाण अगर पूछा जाए तो 13वीं सदी के ताम्रपत्र में। ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। पहला है साहित्यिक उल्लेख मिलता है ऐत्रेय ब्राह्मण में, और पुरातात्विक प्रमाण मिलता है 13वीं सदी के ताम्रपत्र में। अगर हम बात करते हैं गिरिडीह की, तो गिरिडीह जिला कब बना था? ये 4 दिसंबर 1972 को जिला बना था। गिरिडीह में ही पारसनाथ पहाड़ी, जो झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी है, जिसे सम्मेद शिखर के नाम से जाना जाता है। अच्छा, पारसनाथ पहाड़ी तो सबसे ऊंची पहाड़ी है। दूसरी सबसे ऊंची कौन सी है? तो ये शुरुआत की पहाड़ी है। ठीक है। उसके बाद अगर हम गुमला की बात करते हैं, तो गुमला जिला कब बना था? गुमला जिला बना था 1983 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद चतरा जिला कब बना था? 1991 में बना था। और सिमडेगा 2001 में जिला बना था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्रथम नागवंशी राजा कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फनी मुकुट राय थे। और फनी मुकुट राय ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? सुतियांबे इन्होंने अपनी पहली राजधानी बनाई थी। अब देखिए, नागवंशी राजा जितने भी राजधानी बनाए थे वो सारे के सारे हम एक साथ रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले सुतियांबे राजधानी बनाई थी फनी मुकुट राय ने, और उसके बाद सुतियांबे के बाद चूटिया ले गया था प्रताप राय, और चूटिया के बाद खोखरा ले गया था भीमकर्ण, और भीमकर्ण एक ऐसा राजा था जो राय की जगह पे कर्ण की उपाधि लिया था। उसके बाद देखिए, खोखरा से दोयसा लाया था दुर्जन शाह, और दोयसा से सतरंजी लाया था एनी शाह। उसके बाद सतरंजी से पालकोट यदुनाथ शाह, और पालकोट से पालकोट भौरा ये जगन्नाथ सहदेव, और पालकोट भौरा से रातूगढ़ ये उदयनाथ सहदेव लाया था। ठीक है। तो यहाँ पूछा जाता है कि प्रथम राजधानी किसने बनाई थी? सुतियांबे, तो फनी मुकुट राय ने। और लास्ट कौन सा बनाया था? रातूगढ़ किसने? तो उदयनाथ सहदेव ने। नेक्स्ट है, आधुनिक सतबरवा के निकट पलामू के निचले किले को निम्नलिखित शासकों में से किसने बनाया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेदिनी राय ने बनवाया था। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं पलामू किले की, तो इसका जो पुराना किला है वो प्रताप राय ने बनाया था, और नया किला मेदिनी राय ने बनाया था। उसके बाद कुछ और किले की बात करते हैं, तो पहला है नारायणपुर का किला, ये लातेहार में है, और इसका निर्माणकर्ता कौन थे? भागवत राय थे। उसके बाद है शाहपुर चांदनी का किला, ये पलामू मेदिनीनगर में है, और इसके निर्माणकर्ता थे गोपाल राय। ठीक है, चेरोवंशी शासक थे। उसके बाद है विश्रामपुर का किला, ये भी पलामू में है। ठीक है, और इसके निर्माणकर्ता थे राजा ताड़वन। उसके बाद है रोहिलू का किला, ये भी पलामू में अलीनगर में है, जपला में, और इसके निर्माणकर्ता कौन थे? तो मुजफ्फर खां निर्माणकर्ता थे। उसके बाद चैनपुर का किला भी कहाँ पर है? ये भी पलामू में है, और इसके निर्माणकर्ता कौन थे? तो पूरन मल के वंशधरों द्वारा करवाया गया था। ठीक है। उसके बाद देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट किले हैं, उसके बारे में हम एक बार लिस्ट में रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले है पलामू का किला लातेहार, विश्रामपुर का किला पलामू, रोहिलो का किला जपला, चैनपुर का किला पलामू में है, तेलियागढ़ का किला राजमहल पहाड़ी साहेबगंज में, पंचकोट का किला पंचेत पहाड़ धनबाद में, रामगढ़ का किला नाम से ही पता चल रहा है रामगढ़ में, पदमा का किला हजारीबाग में, बादम का किला हजारीबाग में। नेक्स्ट है नवरत्न महल या दोयसा का किला गुमला में, पालकोट राजमहल गुमला में, नागफेनी का राजमहल ये गुमला में,
और चैतगढ़ का किला ये पश्चिमी सिंहभूम में, और जगन्नाथ का किला या पोरहाट का किला ये पश्चिमी सिंहभूम में, चक्रधरपुर की राजवाड़ी ये पश्चिमी सिंहभूम में, रातू का किला ये रातू में, और झरियागढ़ का महल ये धनबाद में है। उसके बाद है जगतपाल सिंह का किला ये रातू पतरातू मार्ग पर है। तो ये सारे के सारे किले हैं और उसके ये जिले हैं, ठीक है। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में धार्मिक अनुष्ठान का कार्य कौन संपादित करता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये पाहन करता है। अगर हम बात करते हैं पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था की, तो ये उरांव जनजाति की परंपरागत शासन व्यवस्था है। पहली बात तो ये है गई। उसके बाद उरांव जनजाति में एक कहावत बहुत ज़्यादा फेमस है। वो कहावत क्या है? पाहन गांव बनाता है और महतो गांव चलाता है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं महतो की। महतो क्या होता है? ये गांव का प्रधान होता है और इसके जो सहायक होते हैं उसे मांझी कहा जाता है। उसके बाद एक टर्म है परहा या पढ़ा। ये क्या होता है? ये 5 से 20 गाँव का समूह होता है, जिसे हम परहा पंचायत कहते हैं। और इसका जो प्रमुख होता है उसे परहा राजा कहा जाता है। अच्छा, परहा राजा से भी उच्च अधिकारी होता है, जिसे क्या कहा जाता है? परहा दीवान कहा जाता है। और परहा दीवान सर्वोच्च न्यायालय की तरह काम करता है। उसके बाद अगर हम पाहन की बात करते हैं तो ये धार्मिक प्रधान होता है, और धार्मिक प्रधान का जो सहयोगी होता है उसे बैगा कहा जाता है, ठीक है। और महतो हमने बताया कि गाँव का प्रधान होता है, ठीक है। गाँव के प्रधान को क्या कहते हैं? महतो कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं उरांव जनजाति की, तो उरांव जनजाति झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। पहली कौन सी है? पहली जनजाति है संथाल जनजाति। नेक्स्ट है, संथालों में गांव के प्रधान को क्या कहते हैं? 5 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मांझी कहा जाता है। अब देखिए हम संथाल जनजाति की कुछ बात करते हैं। संथाल जनजाति भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। अच्छा, पहली और दूसरी कौन सी है? तो पहली है भील जनजाति और दूसरी है गोंड जनजाति। और झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है संथाल जनजाति। अब संथाल जनजाति की अगर हम बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल में से सओतार के नाम से जाना जाता है, और इसका प्रजाति है प्रोटोस्टोलॉइड। और झारखंड में जितने भी अधिकांश जनजातियाँ हैं वो प्रोटोस्टोलॉइड प्रजाति से बिलोंग करती हैं, लेकिन जो उरांव जनजाति है वो द्रविड़ प्रजाति से बिलोंग करती है। ये डिफरेंस है। उसके बाद देखिए जो संथाल जनजाति का शासन व्यवस्था होता है उसे मांझी परगना शासन व्यवस्था कहा जाता है। और संथाल जनजाति में 12 गोत्र पाए जाते हैं, और इसके विवाह को किरिंग बापला कहा जाता है, और इसके युवा गिरी को बोला जाता है घोटुल, और वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? पोन कहा जाता है। और ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? तो हमने भी बताया कि मांझी कहा जाता है। उसके बाद है कि संथाली भाषा को संविधान में कब जोड़ा गया था? तो संथाली भाषा को संविधान में जोड़ा गया था 92वां संविधान संशोधन 2003 से, और उसमें 4 भाषा जोड़ा गया था। कौन कौन सा? डोगरी, मैथिली, बोडो और एक संथाली भाषा। अब डोगरी कहाँ बोली जाती है? जम्मू कश्मीर में। मैथिली कहाँ पर? बिहार में। बोडो असम में, और संथाली झारखंड में। तो संथाली भाषा को कब जोड़ा गया? तो याद रखिएगा 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 से संविधान में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, मुंडा जनजाति में पाहन को दी जाने वाली लकान मुक्त भूमि को क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डाली कटारी भूमि कहा जाता है। अब बात है मुंडा जनजाति की। तो मुंडा जनजाति से संबंधित जितने भी फैक्ट बन सकते हैं हम एक साथ एक बार रिवाइज करते हैं। तो देखिए मुंडा जनजाति झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। पहली है संथाल जनजाति, दूसरी है उरांव जनजाति, ठीक है। मुंडा जनजाति स्वयं को कहते हैं होड़ो या होड़क को कहते हैं। अपनी भाषा को कहते हैं होड़ो जागर। और इनकी प्रजाति क्या है? इनकी प्रजाति है प्रोटोस्टोलॉइड, और इनका अस्तित्व सिर्फ झारखंड में है। इसके युवागिरी को बोला जाता है गीती ओढ़ा, और विवाह को बोला जाता है अरंडी, भी याद रखिएगा। अच्छा, विधवा विवाह को क्या बोला जाता है? सगाई के नाम से जाना जाता है मुंडा जनजाति में। उसके बाद देखिए वधु मूल्य को बोला जाता है गोनोंग टका या कुरी गोनोंग कहा जाता है। गांव के प्रधान को कहा जाता है मुंडा। मुंडा जनजाति में ग्राम पंचायत को हातू के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और जो हातू का प्रधान होता है उसी को हाथी मुंडा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? हाथू मुंडा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए परहा या पढ़ा, ये क्या होता है? ये 5 से लेकर 20 गाँव का समूह होता है, जिसे परहा पंचायत कहा जाता है। और उस परहा पंचायत के जो प्रधान होते हैं उसके मानकी के नाम से जाना जाता है मुंडा जनजाति में। अच्छा, मुंडा जनजाति में तालाब को किस नाम से जाना जाता है? तो साकम चारी के नाम से जाना जाता है। और गोत्र कितने पाए जाते हैं? तो 340 से भी गोत्र पाए जाते हैं रिजले के अनुसार। किसके अनुसार? रिजले के अनुसार। अच्छा, धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? तो पाहन कहा जाता है। और इसके जो प्रमुख देवता होते हैं वो सिंह बोंगा होते हैं, और प्रमुख देवी का नाम क्या होता है? देसावली होता है।
और पूर्वजों के आत्मा को क्या कहा जाता है? तो पूर्वजों के आत्मा को शासन देरी के नाम से जाना जाता है। तो मुंडा जनजाति में हमने क्या क्या देखा? तो सबसे पहले देखा कि ये तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। स्वयं को क्या कहते हैं? होड़ो या होड़ोको कहते हैं। अपनी भाषा को होड़ो जागर कह जाते हैं। प्रजाति प्रोटोस्टोलॉयड है, झारखंड में सिर्फ अस्तित्व है। युवा गृह को गीतियोड़ा कहा जाता है, विवाह को अरंडी कहा जाता है, विधवा विवाह को सगाई कहा जाता है, वधु मूल्य को गोनोंग या गोनोंग टका कहा जाता है, ग्राम प्रधान को मुंडा कहा जाता है और हाथों मुंडा कहा जाता है। हाथों के प्रधान को, हाथों क्या होता है? ये ग्राम पंचायत को हाथों कहा जाता है। उसके बाद पंचायत स्थल को अखरा कहा जाता है। और परहा क्या होता है? तो परहा बताया हमने कि 15 से 20 गाँव का समूह होता है और उसी परहा का जो प्रमुख होता है उसी को कहा जाता है मानकी। तलाक को कहा जाता है साकमचारी। गोत्र होते हैं 340 से भी अधिक रिजली के अनुसार। धार्मिक प्रधान को पाहन कहा जाता है। प्रमुख देवता सिंह बोंगा, प्रमुख देवी थेसावली। पूर्वजों के आत्मा स्थान को क्या कहते हैं? तो शासन देरी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। मुंडा जनजातियों में कछुआ किस गोत्र का प्रतीक है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी होरो का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? होरो का। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। परहा पंचायत शासन व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट की तरह कौन कार्य करता है? तो अभी कुछ देर पहले हमने बताया था कौन करता है। तो ऑप्शन नंबर ए, पढ़ा दीवान करता है। तो हमने क्या क्या बताया था पढ़ा पंचायत के बारे में? तो सबसे पहले हमने ये बताया था कि पढ़ा पंचायत जो होता है ये उरांव जनजाति का क्या होता है? ये परंपरागत शासन व्यवस्था होता है। और उसमें भी हमने बताया था कि जो परहा होता है, परहा क्या होता है? ये 5 से लेकर 20 गाँव का समूह होता है जिसे परहा पंचायत कहा जाता है। और उसके जो प्रमुख होते हैं उसे परहा राजा कहा जाता है। और परहा से भी जो उच्च अधिकारी होता है उसे क्या कहा जाता है? परहा दीवान कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने बताया था कि बैगा क्या होता है? बैगा होता है पाहन का सहयोगी। और पाहन कौन होता है? ये धार्मिक प्रधान होता है। ठीक है, और ग्राम के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो महतो कहा जाता है। ये हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट है प्रजातीय दृष्टि से सदान है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर्य हैं। अब देखिए सदान की बात करते हैं तो ये होते क्या हैं? ये झारखंड के मूल निवासी हैं लेकिन गैर जनजाति हैं, उसे सदान कहा जाता है। ठीक है, सदान की अगर हम बात करते हैं तो इनका मुख्य पेशा होता है कृषि करना। और इनकी भाषा कौन कौन सा है? तो खोरठा है, नागपुरी है, पंचपरगनिया है और कुरमाली है। ये भाषा बोलते हैं सदानी। नेक्स्ट है जयपाल सिंह छोटा नागपुर आदिवासी महासभा के नेता कब बने थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1939 ईस्वी में बने थे। और इन्होंने झारखंड पार्टी की स्थापना 1950 ईस्वी में किया था। ठीक है, उसके बाद 1963 ईस्वी में ये झारखंड पार्टी का विलय हो गया था। अब देखिए झारखंड निर्माण से संबंधित जितने भी फैक्ट बन सकते हैं वो सारे के सारे हम एक साथ रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो 25 अप्रैल 2000 ईस्वी को बिहार विधानसभा में बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को मंजूरी मिली थी। 2 अगस्त को ये लोकसभा में पारित हुआ, 11 अगस्त को राज्यसभा में और 25 अगस्त को राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई और 15 नवंबर को झारखंड राज्य बन गया था बिहार के 46% भूभाग को काटकर। उसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जैसे उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थी? तो राबड़ी देवी थी और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और राष्ट्रपति थे KR नारायणन। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट समितियां थी जो झारखंड निर्माण आंदोलन के समय गठित की गई थी। तो सबसे पहला है क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, 1912 में इसकी स्थापना हुई जे बार्थोलोमन के द्वारा। और जे बार्थोलोमन को झारखंड निर्माण आंदोलन का जनक कहा जाता है। उसके बाद है छोटा नागपुर उन्नति समाज, 1915 में स्थापना हुई ज्वेल लकड़ा के द्वारा। किसान सभा की स्थापना 1930 में ढेबले उरांव के द्वारा। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की स्थापना 1933 में बोनीसेफ लकड़ा के द्वारा। और छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का नाम, जिसका बाद में 1939 में नाम रख दिया गया था आदिवासी महासभा। और 1939 में ही अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो जयपाल सिंह मुंडा बनाए गए थे। ठीक है, तो आदिवासी महासभा की स्थापना हुई 1938 में थियोडोर सूरीन के द्वारा। उसके बाद झारखंड पार्टी की स्थापना हुई 1950 में जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा। और हमने बताया था कि झारखंड पार्टी का जो विलय है 1963 ईस्वी में हो गया था कांग्रेस में। ठीक है, उसके बाद बिरसा सेवा दल 1965 में इसकी स्थापना हुई ललित कुजूर के द्वारा। उसके बाद अखिल भारतीय झारखंड पार्टी की स्थापना 1967 में बागुन सुम्बरई के द्वारा। उसके बाद है अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना 1968 में कार्तिक उरांव के द्वारा। और हुल झारखंड पार्टी की स्थापना 1968 में ही जस्टिन रिचर्ड के द्वारा। उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना हुई थी
4 फरवरी 1973 को विनोद बिहारी महतो के द्वारा। अब देखिए विनोद बिहारी महतो उसमें अध्यक्ष बने थे और जो शिबू सोरेन थे महासचिव बनाए गए थे। ठीक है, उसके बाद है आजसू। आजसू की स्थापना हुई है 1986 ईस्वी में, सूर्य सिंह बेसरा के द्वारा स्थापना किया गया था। उसके बाद है झारखंड समन्वय समिति 1987, 53 संगठनों के प्रतिनिधियों के द्वारा स्थापना किया गया था। उसके बाद फिर है झारखंड विषयक समिति 1979 में हुआ था भारत सरकार के द्वारा। उसके बाद झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद जिसे जैक के नाम से जानते हैं 1995 में इसकी स्थापना हुई बिहार सरकार के द्वारा और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे शिबू सोरेन, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है 1820 से 21 में मेजर रफसेस तथा 1837 में कैप्टन विल्किंसन के नेतृत्व में किस विद्रोह को दबा दिया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हो विद्रोह को दबा दिया गया था। अब देखिए अगर हो विद्रोह के बारे में हम बात करते हैं तो ये कहाँ पर हुआ था? तो ये कोल्हान क्षेत्र में हुआ था। कब हुआ था? 1820 से 21 में हुआ था और पोटो सरदार के द्वारा हुआ था। ठीक है, उसके बाद अगर हम हो जनजाति की बात करते हैं तो ये झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। पहली है संथाल जनजाति, दूसरी उरांव जनजाति और तीसरी है मुंडा जनजाति और चौथी है हो जनजाति। अब देखिए हो जनजाति की प्रजाति है प्रोटोस्टेलॉयड और सर्वाधिक संकेंद्रण इसका कोल्हान प्रमंडल में है। ठीक है, और इसके युवा गिरोह को बोला जाता है गीती आरा। क्या बोला जाता है? गीती आरा बोला जाता है और गाँव के प्रधान को मुंडा कहा जाता है और जो मुंडा का सहायक होता है उसे डाकुआ के नाम से जाना जाता है। अगर हम ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं कोल विद्रोह की, तो ये कब हुआ था? 1831 से 32 में हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो सिंगराई मानक थे और सुगरा मुंडा थे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तमाड़ विद्रोह की, तो तमाड़ विद्रोह कब हुआ था? ये हुआ था 1782 से 1807 ईस्वी में। रांची में हुआ था, पंचेत में हुआ था और बीरभूम में हुआ था। अगर नेतृत्वकर्ता की बात करते हैं तो विष्णु और मौजी मानके थे। कौन थे? विष्णु और मौजी मानके। अगर बात की जाए कि इसके दमनकर्ता कौन थे तो कैप्टन बेन और लिमंड थे। किसके? तो ये तमाड़ विद्रोह के। ठीक है, अगर हम मुंडा विद्रोह की बात करते हैं जिसे मुंडा उलगुलान के नाम से जाना जाता है, ये 1895 ईस्वी में हुआ था बिरसा मुंडा के द्वारा। कहाँ पर हुआ था? रांची और खूंटी में हुआ था। अब देखिए कुछ और इम्पोर्टेंट विद्रोह की बात करते हैं तो सबसे पहले है संथाल विद्रोह। ये कब हुआ था? 1855 से 56 में हुआ था, जिसको होल विद्रोह या सिद्धू कानू विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है और संथाल होल या संथाल विद्रोह को प्रथम जन क्रांति भी कहा जाता है। अच्छा, इसके नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे? सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव थे। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस किया बिरसा आंदोलन। बिरसा आंदोलन कब हुआ था जिसे मुंडा उलगुलान भी कहते हैं? 1895 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद है ताना भगत आंदोलन। ये हुआ था 1914 ईस्वी में। नेतृत्वकर्ता कौन थे? जतरा भगत थे और प्रथम आदिवासी अहिंसक आंदोलन कहा जाता है ताना भगत आंदोलन को। उसके बाद है भूमिज आंदोलन और ये क्या है? ये हुआ था 1832 से 33 ईस्वी में। ठीक है, और इसके नेतृत्वकर्ता यानी भूमिज विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? गंगा नारायण थे। उसके बाद है सफाहोड़ आंदोलन। ये हुआ था 1870 ईस्वी में और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? लाल हेम्ब्रम इसके नेतृत्वकर्ता थे और सफाहोड़ आंदोलन के दौरान ही राम नाम का मंत्र दिया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं खरवार आंदोलन की। तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1774 ईस्वी में, संथाल परगना में हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? भागीरथ मांझी थे। नेक्स्ट है पहाड़िया विद्रोह में किस रानी ने सहयोग दिया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महेशपुर की रानी ने सहयोग दिया था। और महेशपुर की रानी कौन थी? तो रानी सर्वेश्वरी थी। अच्छा, हम पहाड़िया विद्रोह की अगर बात करते हैं तो ये कब से कब तक हुआ था? ये 1782 से 80 तक चला था और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? एक तो थे जगन्नाथ देव और दूसरे थे महेशपुर की रानी रानी सर्वेश्वरी। ठीक है, अगर पूछा जाए कि पहाड़िया विद्रोह के दमनकर्ता कौन थे तो पहाड़िया विद्रोह के दमनकर्ता कौन थे? क्लीवलैंड थे। ठीक है, नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के समय रामगढ़ बटालियन के मुख्यालय कहाँ था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रांची था। अब अगर हम 1857 की क्रांति की बात करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि जिसमें 1857 का क्रांति हो रहा था उसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा पाल्मस्टन थे। कौन थे? पाल्मस्टन। ठीक है, और 1857 की क्रांति को ही सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है और 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? तो कमल रोटी इसका प्रतीक था और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे।
ठीक है। उसके बाद देखिए 1857 को अलग अलग नाम दिया गया। पहला नाम दिया गया सिपाही विद्रोह, उसके बाद प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ये किसके द्वारा कहा गया, तो याद रखिए अब बी.डी. सावरकर के द्वारा कहा गया। उसके बाद 1857 की क्रांति को ही धर्म युद्ध कहा गया था, किसके द्वारा, रीज के द्वारा कहा गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए 1857 की क्रांति को ही हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र कहा गया था, किसके द्वारा, तो ऑट्रम और टेलर के द्वारा कहा गया था। अब देखिए इसके कारण क्या क्या थे, तो सबसे इम्पोर्टेंट है तात्कालिक कारण। और तात्कालिक कारण क्या था, तो उस समय गन यूज होता था ब्राउन बेस, और ब्राउन बेस की जगह पे इनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू हो गया। और ऐसा कहा जाता है कि इस इनफील्ड राइफल में चर्बी युक्त कारतूस का यूज हुआ था, जिसको खोलने के लिए, ऊपरी भाग को खोलने के लिए मुंह लगाना पड़ता था, जिसमें सुअर और गाय का मांस का यूज किया गया था, चर्बी का यूज किया गया था, ठीक है। इसलिए लोग भड़के हुए थे 1857 की क्रांति से। तो हुआ क्या कि मंगल पांडे जो बलिया का रहने वाला था, ये क्या किया कि अंग्रेज अधिकारी बाग और ह्यूसन को गोली मार के हत्या कर दिया। कब किया हत्या, तो 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे बाग और ह्यूसन को गोली मारकर हत्या कर दिया। उसके बाद मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। उसके बाद पूरे भारत में ये 10 मई को मेरठ यूपी से पूरा का पूरा विद्रोह शुरू हो गया। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि झारखंड में इसकी शुरुआत कब हुई 1857 की, तो झारखंड में शुरू हुई थी 12 जून 1857 को। कहाँ से, देवघर के रोहिणी नामक गांव से, ठीक है। उसके बाद देखिए 1857 की क्रांति झारखंड में कहाँ कहाँ पर किसने नेतृत्व किया, ठीक है, ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने बताया कि ये रोहिणी गांव से शुरू हो गया था, देवघर से, 12 जून 1857 को। उसके बाद है हजारीबाग, और हजारीबाग में 30 जुलाई को, रांची में 2 अगस्त को, मानभू में 5 अगस्त को, और शिवभू में 3 अगस्त सितंबर को शुरू हो गया था भगवान सिंह और रामनाथ सिंह के द्वारा, और पलामू में 26 सितंबर को नीलांबर पीताम्बर के द्वारा। अगर पूछा जाए कि नीलांबर पीताम्बर को फांसी कब दी गई थी, तो 28 मार्च 1859 को फांसी दी गई थी लेस्लीगंज पलामू में। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा शेख भिखारी का। तो शेख भिखारी को फांसी कब दी गई थी, तो याद रखिएगा 8 जनवरी 1858 को फांसी दी गई थी। कहाँ पर, चुट्टू पालू घाटी में फांसी दी गई थी, ठीक है। अच्छा, 8 जनवरी को ही एक और व्यक्ति को फांसी दिया गया था, उनका क्या नाम है, तो डकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी दोनों को फांसी दी गई थी 8 जनवरी 1858 को। नेक्स्ट है झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का गठन किया गया, जो झारखंड सरकार के गठन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना गया। बिहार सरकार द्वारा इस परिषद का गठन कब किया गया, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1995 में। नेक्स्ट है सेंद्रा पर्व जनजाति की सांस्कृतिक धरोहर है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए उरांव जनजाति की। और उरांव जनजाति झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। और प्रजाति इसकी कौन सी है, तो इसकी प्रजाति है द्रविड़। और संथाल जनजाति झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है और भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। अच्छा, भारत की पहली और दूसरी कौन सी है, तो पहली है भील जनजाति, दूसरी है गोंड जनजाति और तीसरी है संथाल जनजाति, जो कि झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। और इसकी प्रजाति है प्रोटो एस्टोलॉयड और इसकी प्रजाति है द्रविड़, ये याद रखिएगा। अच्छा, इसके जो सर्वोच्च देवता हैं सिंगबोंगा है और इसके जो सर्वोच्च देवता हैं उरांव के, वो धर्मेश या धर्मी हैं। नेक्स्ट है झारखंड के संदर्भ में झिपली है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लड़कियों हेतु बनावटी आभूषण है। नेक्स्ट है वर्ष 2013 में जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया, उस समय झारखंड के राज्यपाल कौन थे, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सैयद अहमद थे। और झारखंड में 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। कब कब लगा है, सबसे पहले 2009 में लगा था और उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, शिबू सोरेन थे। और उस समय के गवर्नर कौन थे, तो सैयद सिप्ते रजी थे। उसके बाद लगा 2010 में, और 2010 में सीएम कौन थे, शिबू सोरेन ही थे। और उस समय गवर्नर कौन थे, तो MHO फारूक थे। उसके बाद लगा 2013 में, और उस समय कौन थे सीएम, तो सीएम थे अर्जुन मुंडा। और उस समय के जो गवर्नर थे वो कौन थे, वो थे सैयद अहमद। कौन थे, सैयद अहमद, जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, वर्ष 1967 में चौथे आम चुनाव के बाद बागुन सुम्बरे ने निम्नलिखित में से किस पार्टी का नेतृत्व किया था, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑल इंडिया झारखंड पार्टी का। नेक्स्ट है अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 275। नेक्स्ट है झारखंड में धुड़िया किसको कहा जाता है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नृत्य को धुड़िया कहा जाता है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नृत्य के प्रकार को नचनी खेलड़ी नृत्य भी कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि कली नृत्य को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पारंपरिक नृत्यों में से झारखंड का नृत्य कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि पाइकन नृत्य। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा झारखंड का कला रूप है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जादू पेटिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कहाँ नगर निगम नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि जमशेदपुर में नगर निगम नहीं है। अब देखिए, नगर निगम से रिलेटेड जितने भी फैक्ट बन सकते हैं सारे के सारे हम एक साथ रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि जो नगरीय स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था है वो 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा किया गया था। पहली बात तो ये। उसके बाद है कि जो नगर निगम है ये बड़े शहरों के लिए गठित किया जाता है जिसकी आबादी 10 लाख से अधिक हो, ठीक है। और ये आरंभ में रांची, धनबाद और देवघर जैसे बड़े शहरों में था, लेकिन बाद में ये चास, हजारीबाग, मानगो, मेदिनीनगर, गिरिडीह, आदित्यपुर में नगर निगम की स्थापना की गई। अब देखिए, कौन सा नगर निगम कब बना है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार इसे भी डिस्कस करते हैं। तो अभी झारखंड में टोटल 9 नगर निगम है, ठीक है। और सबसे पहले बना था रांची नगर निगम 15 सितंबर 1979 को, ठीक है। उसके बाद धनबाद नगर निगम बना था 1 नवंबर 2006 को। उसके बाद देवघर नगर निगम बना 2010 में, हजारीबाग नगर निगम 2015 में, आदित्यपुर नगर निगम 7 फरवरी 2015 में, चास नगर निगम ये 9 फरवरी 2015 में, मेदिनीनगर नगर निगम 1 अगस्त 2017 में। 2017 में 3 नगर निगम बने थे, मेदिनीनगर, मानगो और गिरिडीह, जिसमें मेदिनी बना था 1 अगस्त को, मानगो 11 अगस्त को और गिरिडीह 19 सितंबर को, ये याद रखिएगा। तो ये नगर निगम 9 नगर निगम है और ये पूछे जा सकते हैं। तो पूछा जा सकता है कि नवीनतम कौन कौन से 3 हैं। तो नवीनतम 3 कौन कौन से हैं? तो मेदिनीनगर है, मानगो है और गिरिडीह है। ये तीनों के तीनों बने हैं 2017 में। और सबसे पहले बना है रांची नगर निगम 15 सितंबर 1979 को, ये भी कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है, संथाली साहित्य का प्रथम नाट्य विदु चांदन द्वारा लिखा गया। 25 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि रघुनाथ मुर्मू। नेक्स्ट है, मुंडा दुरंग कब प्रकाशित हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1942 में। नेक्स्ट है, किस वर्ष आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1915। नेक्स्ट है, जमशेदपुर निवासी उपन्यासकार तुहिन सिन्हा द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी द एज ऑफ पावर। नेक्स्ट है, झारखंड कौशल ओवर ग्रोव्स के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी विक्टर दास। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 30, इनमें से कौन सा उपन्यास मुंडा विद्रोह पर आधारित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि राग दरबारी। नेक्स्ट है, भारतीय खनिज विद्यापीठ धनबाद कब अस्तित्व में आया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 9 दिसंबर 1926 को। नेक्स्ट है, वर्तमान में झारखंड में उच्च शिक्षा के लिए कितने विश्वविद्यालय हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 8 विश्वविद्यालय हैं। अब देखिए, कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं और स्थापना कब हुई है इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है रांची विश्वविद्यालय, रांची में है, 1960 में स्थापना हुई। सिद्धू कानू विश्वविद्यालय दुमका में है, 1992 में स्थापना। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग में है, 1992 में स्थापना। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची में है, 1981 में इसकी स्थापना हुई। कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा में है, 2009 में। नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी मेदिनीनगर 2009 में। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद में है, 1926 में इसकी स्थापना हुई। बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान रांची में है, 1955 में इसकी स्थापना हुई। और हिंदी विद्यापीठ देवघर में है, 1929 में इसकी स्थापना हुई। उसके बाद है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी रांची में है, 1972 में इसकी स्थापना हुई। केंद्रीय विश्वविद्यालय बॉम्बे रांची में है, 1909 में इसकी स्थापना हुई। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री फोर्ज टेक्नोलॉजी रांची में है, इसकी स्थापना 1966 में हुई है। और रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय रांची में है, 2016 में इसकी स्थापना हुई। और विनोद बिहारी महतो कोलांचल विश्वविद्यालय ये धनबाद में है, 2017 में इसकी स्थापना हुई। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची में है, इसकी भी स्थापना 2017 में हुई है। उसके बाद कुछ इंजीनियरिंग एवं विधिक विद्यालय देख लेते हैं। तो सबसे पहले है बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदरी, ये धनबाद में है, 1949 में स्थापना हुई। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर में है, 1960 में स्थापना। और फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ये रांची में है। तो ये सारे के सारे कुछ इंस्टीट्यूट हैं जो पूछे जा सकते हैं। और यूनिवर्सिटी स्थापना वर्ष भी पूछ लिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि कौन सा इंस्टीट्यूट कहाँ पर है। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और गाइस, अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
नेक्स्ट है सिद्धू कानू विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दुमका में स्थित है। नेक्स्ट है अंशुता लकड़ा है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये एक हॉकी खिलाड़ी है अंशुता लकड़ा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, झारखंड की खिलाड़ी दीपिका कुमारी का खेल क्षेत्र कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तीर अंदाजी से संबंधित है। और दीपिका कुमारी को 2016 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि 2021 में पद्मश्री पुरस्कार किसे मिला है, तो ये छूटनी देवी को मिला है, जो कि सरायकेला खरसावां के रहने वाली हैं, डायन प्रथा के उन्मूलन के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है शताब्दी स्टेडियम झारखंड के किस जिले में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रांची जिले में स्थित है शताब्दी स्टेडियम। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेडियम हैं, उसके बारे में हम एक बार डिस्कस करते हैं। तो देखिए सबसे पहले है किरण स्टेडियम, ये जमशेदपुर में है। उसके बाद बिरसा स्टेडियम, ये रांची में है। गोल्फ मैदान धनबाद में। डिगवाड़ी स्टेडियम धनबाद में। शताब्दी स्टेडियम जो कि क्वेश्चन में पूछा हुआ है रांची में। मेकन स्टेडियम रांची में। जयपाल सिंह स्टेडियम रांची। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम बोकारो। हजारीबाग स्टेडियम हजारीबाग। चाईबासा स्टेडियम चाईबासा। मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम जमशेदपुर। रेलवे स्टेडियम धनबाद में। टाटा स्पोर्ट्स जमशेदपुर में। इंडोर स्टेडियम दुमका में। और परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम गुमला में। और बीएमपी मैदान रांची में। उसके बाद है रेलवे स्टेडियम रांची में। अब देखिए रेलवे स्टेडियम रांची में भी है और धनबाद में भी है। उसके बाद खेलगांव, ये रांची में है। और झारखंड क्रिकेट स्टेडियम, ये रांची में है। तो ये सारे के सारे स्टेडियम हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और आपको ये सारे के सारे पीडीएफ मिल जाएंगे टेलीग्राम से। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। नेक्स्ट है सुबोध कुमार का संबंध किस खेल से है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फुटबॉल से संबंधित है सुबोध कुमार। नेक्स्ट है झारखंड के किस खिलाड़ी को वर्ष 2018 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 38 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महेंद्र सिंह धोनी को। अब देखिए पुरस्कार से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं हम एक जगह पे सारी चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले है भारत रत्न। और भारत रत्न सबसे पहले समाज सेवा के लिए 1992 में मिला था JRD टाटा को। और पद्म भूषण मिला था JRD टाटा को समाज सेवा के क्षेत्र में ही 1955 ईस्वी में। उसके बाद डॉक्टर कामिल बुल्के को मिला था 1974 ईस्वी में। उसके बाद कुछ पद्म भूषण है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है महेंद्र सिंह धोनी को मिला था क्रिकेट के क्षेत्र में 2018 में। और 2019 में मिला था करिया मुंडा को समाज सेवा के क्षेत्र में 2019 में। उसके बाद देखिए पद्मश्री पुरस्कार की अगर हम बात करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट है, उसे हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए लास्ट टाइम जो मिला है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए 2019 में किसको मिला था? तो 2019 में मिला था श्यामा प्रसाद मुखर्जी को स्वास्थ्य के क्षेत्र में। ठीक है, उसके बाद जमुना टुडू को मिला था पर्यावरण के क्षेत्र में 2019 में ही। और बुलू इमाम को मिला था सांस्कृतिक क्षेत्र में 2019 में। और 2020 में भी 2 लोग को मिला है, शशधर आचार्य को कला के क्षेत्र में और मधु मंसूरी हसमुख को मिला है कला के क्षेत्र में 2000 ईस्वी में ही। ठीक है, और 2021 के अगर हम बात करते हैं पद्मश्री पुरस्कार की, तो ये छूटनी देवी को दिया गया है। किसे? छूटनी देवी को, जो कि सरायकेला खरसावां के रहने वाली हैं और डायन प्रथा के उन्मूलन के लिए दिया गया था। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट नेम की अगर हम बात करेंगे तो आप याद रख सकते हैं रामदयाल मुंडा। रामदयाल मुंडा को कला के क्षेत्र में मिला था 2010 में। उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी को भी मिल चुका है पद्मश्री पुरस्कार 2009 में। उसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट नाम अगर हम देखते हैं तो एक नाम याद रख सकते हैं जुएल लकड़ा, जो कि सामाजिक कार्य के लिए मिला था 1963 ईस्वी में। ठीक है, बाकी आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ में सारे के सारे आप देख लीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगा। नेक्स्ट है खानापुरी खाता कितने प्रकार के होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 प्रकार के होते हैं। और ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो पहला है कब्जवारी खाता, दूसरा है अंशवारी खाता जिसे संयुक्त खाता भी कहते हैं। उसके बाद है तीसरा नंबर पे है मिश्रित खाता। नेक्स्ट है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत काश्तकारों का कौन सा वर्ग था? सही आंसर है ए, बी, सी तीनों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। भूधारक, रैयत और मुंडारी खुट खट्टीदार। अब देखिए CNT एक्ट 1908 से रिलेटेड जितने भी फैक्ट बन सकते हैं सारे के सारे हम एक साथ रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि इसका प्रारूप तैयार हो गया था 1903 ईस्वी में। ठीक है, और ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था? तो ये बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा, जॉन H. हॉफमैन ने तैयार किया था। और ये लागू कब हुआ था? 11 नवंबर 1908 ईस्वी को लागू हो गया था। कब? 11 नवंबर 1908 ईस्वी को। इसमें टोटल अध्याय थे 19। ठीक है, और इसमें टोटल धारा कितनी है?
तो 271 धाराएं हैं, ठीक है। और ये 4 प्रमंडल में लागू होता है, ठीक है। कौन कौन सा? उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू और कोल्हान प्रमंडल में, यानी कि टोटल 18 जिले में यह लागू होता है। यानी कि संथाल परगना के 6 जिलों को छोड़ के बाकी सारे के सारे जिले में CNT एक्ट लागू होता है, ठीक है। इसमें टोटल अभी तक 26 संशोधन हो चुके हैं, जिसमें से पहला संशोधन कब हुआ था? 1920 में हुआ था पहला संशोधन, और लास्ट टाइम हुआ है 2016 में, ठीक है। और इसे बनाने में खर्चा हुआ था 16 लाख रुपए। कितना? 16 लाख रुपए। तो याद रखना है कि इसका ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था? तो ब्लूप्रिंट तैयार किया था जॉन एच हॉफमैन ने, और ये लागू हुआ था 11 नवंबर 1908 ईस्वी को। 4 प्रमंडल में लागू होता है। प्रारूप तैयार हो गया था 1903 ईस्वी में, ठीक है। और पूछा जाता है कि लास्ट टाइम कब हुआ है संशोधन, तो याद रखिएगा 2016 में हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कुछ CNT एक्ट से रिलेटेड और भी फैक्ट के, तो हम देखते हैं कि कौन कौन से धारा में क्या जिक्र है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। तो चलिए एक बार देखते हैं। अध्याय 1 में धारा 1 से 3 तक है, और इसमें आरंभिक नाम, प्रसार और परिभाषा दिया गया है। उसके बाद अध्याय 2 में है धारा 4 से 8, और इसमें काश्तकारों का वर्ग बताया गया है। उसके बाद अध्याय 3 में है 9 से 15 धारा, और इसमें भूधारक के बारे में बताया गया है। अध्याय 4 में है 16 से 36 धारा, जिसमें अधिभोगी रैयत के बारे में बताया गया है। उसके बाद अध्याय 5 में बताया गया है धारा के कौन सा? 37 धारा, खुटखट्टीदार अधिकार प्राप्त रैयत। उसके बाद फिर क्या है कि अध्याय 6 में है धारा 38 से 42, इसमें अनाधिभोगी रैयत के बारे में बताया गया है। उसके बाद है अध्याय 7, और इसमें धारा है 43, और इसमें अध्याय 4 और 6 से छूट प्राप्त भूमियां हैं। उसके बाद है अध्याय 8, इसमें 44 से 51 है, जोतों और भूधृतियों का पट्टा और अंतरण से संबंधित है। उसके बाद अध्याय 9 में है 51 का क और 52 से 63, जिसमें लगान के साधारण उपबंध दिए गए हैं। उसके बाद है अध्याय 9 का क, जिसमें 63 का क और ख दिया हुआ है, बंजर भूमि से बंदोबस्त से संबंधित है। उसके बाद बात करते हैं तो अध्याय 10 में है धारा 64 से 75, इसमें भूस्वामी और काश्तकार के लिए प्रकीर्ण उपबंध कोड कर दिया हुआ है। उसके बाद है अध्याय 11, ये 76 से 79 है, जिसमें रूढ़ी और संविधा दिया हुआ है। उसके बाद है अध्याय 12, इसमें 80 से 100 धारा है। अधिकार, अभिलेख और लगान का निर्धारण के बारे में इसमें जिक्र किया हुआ है। उसके बाद है अध्याय 13, और अध्याय 13 में है 101 से 117, इसमें भूमि संबंधी शर्तें दी हुई हैं, उनका रूपांतरण और अभिलेख दिया हुआ है। उसके बाद है अध्याय 14, इसमें क्या है 118 से 126 धारा है, जिसमें जिक्र क्या है? भूस्वामी का विशेषाधिकार वाले भूमि का अभिलेख के बारे में जिक्र है। उसके बाद है अध्याय 15, इसमें धारा 127 से 134 है, इसमें अधिकार, अभिलेख, खुटखटी अधिकार वाले रैयत, ग्राम मुखिया और अभिधारियों के लिए अन्य वर्गों की बाध्यताएं दी हुई हैं। अब देखिए, अगर हम बार बार रिवाइज करेंगे तो ये सारी चीज़ें हमें याद हो जाएंगे। अब जितने भी सेट हम लेंगे, सारे के सारे सेट में हम ये डिस्कस जरूर करेंगे, ठीक है, शॉर्ट में। उसके बाद देखिए अध्याय 16 में क्या है 135 से 229 धारा, इसमें उपायुक्त द्वारा संज्ञेय विषयों की न्यायिक प्रक्रिया के बारे में उल्लेख है। उसके बाद है 16 का इसमें 229 का जिक्र है, जिसमें बिहार और उड़ीसा के लोक मांग वसूली अधिनियम है। 1914 के अधीन लगानों की वसूली की संक्षिप्त प्रक्रिया दिया हुआ है। उसके बाद है 17, और 17 अध्याय में क्या है 230 से 238 धारा है, और ये परिसीमा से संबंधित है, यानी कि लिमिटेशन से संबंधित है। उसके बाद है अध्याय 18, इसमें 239 से 256 है, मुंडारी खुटखट्टीदारों से जुड़े विशेष उपबंधियाँ दिए हुए हैं। उसके बाद है लास्ट में 19वां अध्याय, इसमें है 257 से 271 धाराएं, और इसमें अनुपूरक उपबंध के बारे में जिक्र है, ठीक है। तो ये टोटल 19 अध्याय है और 271 धारा है। तो इसे याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से 10 से 12 क्वेश्चन आने वाले हैं टोटल। तो याद रखिएगा कि इसे हमें अच्छे तरीके से कंप्लीट करना होगा, और बार बार अगर हम रिवाइज करेंगे तो ये काफ़ी आसान हो जाएगा समझना, ठीक है। अब देखिए हम क्या क्या जिक्र किए थे। सबसे पहले हम CNT एक्ट के बारे में जिक्र किए थे कि इसका जो प्रारूप है ये 1903 में बन गया था, ठीक है। प्रारूप जिसके ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था? तो जॉन एच हॉफमैन ने इसका ब्लूप्रिंट तैयार किया था, और ये लागू हो गया था 11 नवंबर 1908 ईस्वी को। कब? 11 नवंबर 1908 ईस्वी को लागू हो गया था। कितने?
तो टोटल 4 प्रमंडल में कौन कौन से 4 प्रमंडल, उत्तरी छोटानागपुर, दक्षिणी छोटानागपुर, उसके बाद कोल्हान प्रमंडल और पलामू प्रमंडल, यानी कि टोटल 18 जिलों में ये CNT एक्ट लागू होता है संथाल परगना को छोड़ के, क्योंकि संथाल परगना के एक अलग एक्ट है SPT एक्ट, इसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे आगे। और हमने बताया कि इसमें टोटल 26 संशोधन हो चुके हैं CNT एक्ट में, ठीक है, जिसमें पहला संशोधन हुआ था 1920 ईस्वी में और लास्ट टाइम हुआ है 2016 में, ये भी इम्पोर्टेंट है, और खर्च हुआ है 16 लाख रुपए। कितना? 16 लाख रुपए, ठीक है। और धारा हमने बताया कि 271 धारा है और 19 क्या है? अध्याय है। नेक्स्ट है छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट 1908 के किस धारा के अनुसार झारखंड राज्य में सर्वे प्रारंभ कर सकता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि धारा 208। और CNT एक्ट के बारे में अभी अभी हमने बताया कि इसका प्रारूप कब तैयार हुआ था, तो 1903 में इसका प्रारूप तैयार हो गया था। और ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था? तो जॉन H हॉफमैन ने इसका ब्लूप्रिंट तैयार किया था। और ये लागू कब हुआ था? 11 नवंबर 1908 को लागू हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। अमीन के संदर्भ में खानापुरी के समय कौन से कथन सही हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर A, B, C तीनों सही, यानी कि ऑप्शन नंबर A है विगत सर्वे के तेरीज की नकल के कागजात दिए जाते हैं, ये बिल्कुल सही है। तनाजा फार्म पुस्तिका जिसे कागजात कहते हैं अमीन को दिए जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। खेवट के प्रतिलिपि दिए जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि धारा 46 के अंतर्गत आदिवासी पिछड़ा वर्ग की भूमि पर उनके अधिकारों का संरक्षण जिला उपायुक्त करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है SPT अधिनियम 1949 की किस धारा के अंतर्गत रैयत को मवेशी चराने का अधिकार है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि धारा 37 के तहत। अब देखिए SPT से रिलेटेड जितने भी फैक्ट बन सकते हैं सारे के सारे हम एक साथ रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहली बात ये कि लागू हुआ था 1949 ईस्वी में। टोटल अध्याय 9 हैं, धाराएं 72 हैं, अनुसूची 2 है, ठीक है। और ये गैंजर कमेटी की सिफारिश पर बना था, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम संवैधानिक दर्जा की बात करते हैं तो 1990 में इसको संवैधानिक दर्जा मिला था 66वां संविधान संशोधन से, और ये 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। लेकिन धारा 53 को छोड़कर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, धारा 53 को छोड़कर 9वीं अनुसूची में क्या गया था? शामिल किया गया था 1990 में 66वां संविधान संशोधन से। उसके बाद शॉर्ट रिवीजन करते हैं हम SPT का। चलिए लिस्ट के द्वारा एक बार हम शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। तो अध्याय 1 में धारा 1 से 4 तक का जिक्र है, जिसमें नाम, विस्तार और परिभाषा है। उसके बाद अध्याय 2 में धारा 5 से 11 है, जिसमें ग्राम प्रधान और मूल रैयत के बारे में है। उसके बाद अध्याय 3 में है धारा 12 से 26 तक, इसमें रैयत के बारे में जिक्र है। उसके बाद अध्याय 4 में ये 27 से 42 जिक्र है, जिसमें बंजर भूमि और खाली जोत की बंदोबस्ती से संबंधित है। उसके बाद है अध्याय 5, इसमें 43 से 52 है, जिसमें लगान के बारे में जिक्र है। उसके बाद है अध्याय 6, और अध्याय 6 में धारा 53 है, इसमें कतिपय प्रयोजन के लिए भूस्वामी द्वारा भूमि का अर्जन के बारे में जिक्र है। उसके बाद है अध्याय 7, और इसमें धारा 54 से 63 तक जिक्र है, जिसमें न्यायिक प्रक्रिया के बारे में उल्लेख है। उसके बाद है 8 अध्याय, और इसमें 64 से 66 धारा है, जिसमें परिसीमा के बारे में जिक्र है। उसके बाद है अध्याय 9, और इसमें है 67 से 72, इसमें विविध प्रावधान है, ठीक है, इसमें विविध प्रावधान है। तो इसमें हमें क्या क्या याद रखना है? तो सबसे पहले बात तो ये याद रखना है कि ये 1949 में लागू हो गया था, ठीक है। टोटल 9 अध्याय हैं और धाराएं कितनी हैं? तो 72 धाराएं हैं और अनुसूची 2 है। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये याद रखना है कि ये गैंजर कमेटी की सिफारिश पर बना था। और संवैधानिक दर्जा की अगर हम बात करते हैं तो 1990 में इसको संवैधानिक दर्जा मिला था। कौन से संविधान संशोधन थे? तो अभी मैंने बताया कि 66वां संविधान संशोधन से, और ये 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। लेकिन धारा 53 को छोड़कर, धारा 53 को छोड़कर 9वीं अनुसूची में 66वां संविधान संशोधन 1990 से शामिल किया गया था, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट धाराएं। तो सबसे पहले है धारा 5, और ये धारा 5 कौन से अध्याय में आ जाएगा? तो ये आ जाएगा अध्याय 2 में, ठीक है। और इसमें क्या जिक्र है? इसमें ग्राम प्रधान की नियुक्ति के बारे में जिक्र है। और आप देख सकते हैं कि दूसरे अध्याय में ग्राम प्रधान के बारे में जिक्र है। तो कुछ इंपॉर्टेंट अगर हम धारा याद रखे हुए हैं और ये चार्ट हमें याद है तो काफ़ी आसान हो जाएगा इसे याद करना और लर्न करना, ठीक है। तो धारा 5 में हमने बताया कि ग्राम प्रधान की नियुक्ति के बारे में जिक्र है। उसके बाद है धारा 15,
धारा 15 की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या है, इसमें ईंट और कपड़े बनाने का अधिकार होगा रैयत को, ये जिक्र है 15 में। उसके बाद 16 की बात करते हैं तो रैयत को अपनी जोत में यानी कि ज़मीन में बांध निर्माण कर सकता है, मत्स्य पालन कर सकता है या कोई भी उत्पादन कर सकता है। कौन से धारा, तो 16 धारा के तहत, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं धारा 17। धारा 17 में क्या जिक्र है, रैयत को अपने ज़मीन पर वृक्ष लगाने का अधिकार होगा, ठीक है। वृक्ष लगाने का अधिकार कौन से धारा के तहत, तो 17 धारा के तहत होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सब। उसके बाद है धारा 18, इसमें क्या जिक्र है, रैयत अपने ज़मीन पर कच्चा या पक्का भवन का निर्माण कर सकता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है धारा 18 के तहत, ठीक है। उसके बाद है धारा 29, इसके तहत क्या है कि उपायुक्त की अनुमति के बिना कोई भी मूल रैयत का ग्राम प्रमुख अपने साथ या किसी भी मूल रैयत के साथ बंजर भूमि या खाली भूमि का बंदोबस्त नहीं कर सकता है। किसके बिना, तो याद रखिएगा उपायुक्त के बिना, तो 29 धारा में ये जिक्र है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो धारा कौन सा है, 37, जो अभी हमने ऑप्शन में डिस्कस किया था। तो इसके तहत क्या है, रैयत को मवेशी चराने का अधिकार होगा अपनी जोत पर यानी कि अपनी ज़मीन पर, ठीक है। उसके बाद है धारा 45, इसके तहत क्या है, इसमें है कि डाक मनी ऑर्डर द्वारा लगान भुगतान किया जा सकता है। किसके द्वारा, डाक मनी ऑर्डर के द्वारा, धारा 45 के तहत, ठीक है। उसके बाद धारा 47 डिस्कस करते हैं। इसमें क्या है, इसमें लगान और उसके ब्याज के लिए रैयत को क्या मिलेगा, उसे रसीद मिलेगा, धारा 47 के तहत, ठीक है। उसके बाद है 67, धारा 67 डिस्कस करते हैं। इसमें क्या है, इसमें है कि नियमों का उल्लंघन करने पर उसे दंड या जुर्माना देना पड़ेगा, 67 धारा के तहत, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट धाराएं थीं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा गया है और पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे अगर हम बार बार रिवाइज करते रहेंगे, हर सेट में अब हम डिस्कस करने वाले हैं CNT और SPT स्पेशल के बारे में, ठीक है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा और काफ़ी आसान हो जाएगा और सारी की सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है। और गाइस अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करके और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ता है गाइस, ओके। नेक्स्ट है SPT एक्ट के तहत उपायुक्त लिखित आदेश देकर अपने नियंत्रण के अंतर्गत किसे अधिकृत कर सकता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि अनुमंडल पदाधिकारी को। नेक्स्ट है SPT एक्ट के तहत रैयत अपने किसी जोत के लिए लगान की रकम किसके द्वारा भेजकर भुगतान कर सकता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि विनिहित प्रपत्र के द्वारा और डाक मनी ऑर्डर के द्वारा, दोनों के द्वारा क्या कर सकता है, ये लगान का भुगतान कर सकता है। पहली बात तो ये, अगर हम बात करते हैं कि डाक मनी ऑर्डर, अभी हमने बताया था कि डाक मनी ऑर्डर के द्वारा रैयत अपने लगान का भुगतान कर सकता है, कौन से धारा के तहत, तो धारा 45 के तहत अभी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट है SPT एक्ट के तहत किसने स्वप्रेरणा अथवा अन्य रूप से अपने नियंत्रण के अंतर्गत किसी न्यायालय द्वारा निर्णय किया गया किसी ऐसे मुकदमे का अभिलेख मांग सकते हैं जिस पर अपील ना हो। सही आंसर है उपायुक्त और आयुक्त यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है 1960 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कौन सा कानून लाया गया। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि भूमि हकबंदी कानून। नेक्स्ट है ओडिशा सरकार द्वारा भूमि सुधार अधिनियम कब लाया गया। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1960 में। नेक्स्ट है झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 79.70 लाख हेक्टेयर। नेक्स्ट है देवघर में इनमें से कौन सा ज्योतिर्लिंग मंदिर स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि वैद्यनाथ मंदिर। और देवघर को क्या कहा जाता है, मंदिरों का शहर कहा जाता है, लेकिन अगर मंदिरों का गांव पूछे तो ये मलूटी दुमका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, बांसलोई नदी का उद्गम स्थल है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि बांस पहाड़ गोड्डा से है। अब देखिए नदी उद्गम से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं हम एक साथ सारे के सारे डिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले है सोन नदी और ये निकलती कहाँ से है, अमरकंटक की पहाड़ी से, और इसका मुहाना है गंगा नदी। नेक्स्ट है उत्तरी कोयल नदी रांची के पठार से निकलती है, सोन नदी मुहाना है। पुनपुन मध्य प्रदेश के पठार से निकलती है, गंगा नदी इसका मुहाना है। दामोदर नदी लातेहार के टोरी से निकलती है, हुगली इसका मुहाना है। उसके बाद स्वर्ण रेखा ये नगड़ी रांची से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ब्राकर नदी ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, दामोदर में मिल जाती है। नेक्स्ट है दक्षिणी कोयल ये नगड़ी रांची से निकलती है और इसका मुहाना है शंख उड़ीसा। उसके बाद मयूराक्षी नदी है त्रिकुट पहाड़ी देवघर से निकलती है और हुगली नदी में मिल जाती है। उसके बाद है ब्राह्मणी ये दुधवा पहाड़ी दुमका से निकलती है और हुगली नदी में मिल जाती है। शंख नदी है चैनपुर गुमला से निकलती है और दक्षिण कोयल में मिल जाती है। नेक्स्ट है अजय मुंगेर बिहार से ये उद्गम है इसका और मुहाना है भागीरथी बंगाल। उसके बाद है सकरी नदी
ये उत्तरी छोटा नागपुर से निकलती है और इसका मुहाना गंगा है। अब है नदियों के उपनाम और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पुनपुन नदी को कीकट या बामागति के नाम से जाना जाता है, सकरी को सोमागति के नाम से, दामोदर नदी को देव नदी या बंगाल का शोक कहा जाता है, फाल्गु नदी को अंतः सलीला कहा जाता है और चानन को पंचाने नदी कहा जाता है और मयूराक्षु को मोर नदी के नाम से जाना जाता है। ये सारे के सारे उपनाम हैं। और गाइज, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट है, झारखंड में निम्नलिखित जिला में से किस में बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि लोहरदगा में। नेक्स्ट है, झारखंड में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि लोधा जलप्रपात। और लोधा जलप्रपात, जिसे बूढ़ा घाघ जलप्रपात के नाम से जाना जाता है, ये लातेहार में है। जोन्हा और दसम जलप्रपात ये रांची में है और रजरप्पा जलप्रपात ये रामगढ़ में है। अब देखिए, जलप्रपात से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं हम एक जगह पे एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारी चीज़ों को, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले है बूढ़ा घाघ या लोधा घाघ जो कि लातेहार में है। उसके बाद हुंडरू, ये रांची में है। जोन्हा या गौतम धारा, ये रांची में है। उसके बाद दसम जलप्रपात, ये भी रांची में। पंचघाघ खूंटी में, गौतम घाघ लातेहार में, उसरी धनबाद में और मुनिडीह भी धनबाद में। उसके बाद है सतनी घाघ जलप्रपात गुमला में, मोतीझरा राजमहल पहाड़ी साहेबगंज में और घाघरी जलप्रपात लातेहार में है। रजरप्पा है रामगढ़ में, नागफनी गुमला में और घड़घड़िया है लोहरदगा में और मालुदा जलप्रपात है चतरा में। उसके बाद कुछ और है, धारागिरी जलप्रपात है ये पूर्वी सिंहभूम में और गुरसेंदु है गढ़वा में, बलचौरा है गढ़वा में, सुखलदरी भी गढ़वा में, सोनवा है रांची में, तमासिर है चतरा में और रसेरका जलप्रपात है गुमला में। उसके बाद बोकारो जलप्रपात है हजारीबाग में और प्रेमा घाघ है गुमला में और हेसातु घाघ है गढ़वा में और गूंगा झंझ है कहाँ पर, ये भी गढ़वा में है। उसके बाद है बाघ मुंडा जलप्रपात, ये गुमला में। सूगा काटा, ये सिमडेगा में। पंचघाघ जलप्रपात खूंटी में है। सात वागन जलप्रपात कोडरमा में है। कांति जलप्रपात लातेहार में है और हेपाद गुमला में है। और ये सारे के सारे अगर आप बार बार रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा और लगभग सभी सेट में हमने इसको डिस्कस किया है। नेक्स्ट है, मैथन बांध किस नदी पर बना है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि बराकर नदी पर बना हुआ है। अब जितने भी इम्पोर्टेंट बांध हैं उसे हम एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट बांध तो देखिए, सबसे पहले है तिलैया बांध और तिलैया बांध है बराकर नदी पर, कोडरमा में है। मैथन बांध बराकर नदी पर, धनबाद में। बाल पहाड़ी बराकर नदी पर, हजारीबाग में है और पंचेत बांध ये दामोदर नदी पर, धनबाद में है। ये तेनू घाट है दामोदर नदी, बोकारो। और उसके बाद कोनार बांध ये कोनार नदी पर, हजारीबाग। और बोकारो बांध ये बोकारो नदी पर, बोकारो में। और कनाडा बांध जिसे मसान जोर बांध के नाम से भी जाना जाता है, मयूराक्षी नदी पर है, दुमका में है। उसके बाद है पतरातू बांध ये नलकारी नदी के किनारे, रामगढ़ में। और गेतल सूद बांध ये स्वर्ण रेखा पर है, रांची में। और ईचा बांध ये खरकई नदी के किनारे है, पश्चिमी सिंहभूम में। और अय्यर बांध ये दामोदर नदी पर बना हुआ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बांध है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार झारखंड में निम्न में से कौन सा जिला सबसे छोटा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि कोडरमा। नेक्स्ट है, कोनार सिंचाई परियोजना मुख्यतः किस जिले को प्रभावित करती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि हजारीबाग जिले को प्रभावित करती है। अब जितने भी सिंचाई परियोजना हैं वो सारे के सारे एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए जल्दी से फटाफट फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले है दामोदर नदी घाटी परियोजना, ये झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीच में है, दामोदर नदी पर। उसके बाद स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना, ये झारखंड, बंगाल और ओडिशा के बीच में है, स्वर्ण रेखा और खरकई नदी पर है। मयूराक्षी परियोजना दुमका में, मयूराक्षी नदी के किनारे। कोनार सिंचाई परियोजना हजारीबाग में है, कोनार नदी के किनारे। उसके बाद है अजय बराज परियोजना देवघर, ये अजय नदी के किनारे। और पुनासी जलाशय परियोजना देवघर में है, अजय नदी के किनारे। और गुमानी बराज परियोजना ये साहेबगंज में है, गुमानी नदी के किनारे। और अमानत बराज परियोजना ये पलामू में है, अमानत नदी के किनारे। और उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना ये गढ़वा, पलामू और लातेहार में है, ये भी उत्तरी कोयल नदी के किनारे। नेक्स्ट है बटेश्वर स्थान गंगा पंप नहर योजना, ये गुड्डा में है, गंगा नदी के किनारे। और अपर शंख जलाशय परियोजना ये गुमला में है, शंख नदी के किनारे। और उसके बाद है सोनवा जलाशय परियोजना, ये पश्चिमी सिंहभूम में है, संजय नदी के किनारे। उसके बाद है पंचखेरो जलाशय योजना गिरिडीह और कोडरमा में। सुखरी जलाशय योजना लोहरदगा। भैरवा जलाशय परियोजना रामगढ़। राम रेखा जलाशय योजना ये सिमडेगा। और केसो जलाशय योजना ये कोडरमा में है। उसके बाद कुछ और है, बटाने जलाशय योजना पलामू, रेसा जलाशय योजना रांची और तजना जलाशय योजना खूंटी, सुरंगी जलाशय योजना तमाड़ रांची। और उसके बाद है
नकटी जलाशय योजना, ये बदगांव पश्चिमी सिंहभूम। उसके बाद है शुरू जलाशय योजना, ये पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां पे है। और इसे हम बार बार रिवाइज करेंगे तो हमें ये याद हो जाएगा, ठीक है। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। नेक्स्ट है झारखंड के कुल वन क्षेत्रफल में वनों का प्रतिशत कितना है। तो 2019 के वन रिपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो उसके अनुसार कितना है, 29.62% है। ये बिल्कुल ऑथेंटिक है, याद रखिएगा 29.62%। अगर हम बात करते हैं 2019 के वन रिपोर्ट की तो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट हम डिस्कस कर लेते हैं, काफ़ी अपडेटेड है। तो सबसे पहली बात यह है कि ये जारी किसके द्वारा किया जाता है, तो भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून द्वारा हर 2 साल में जारी किया जाता है, ठीक है। राज्य का कुल वन क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं तो टोटल है 23,611 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि झारखंड में सर्वाधिक वन कहाँ पर है, तो ये पश्चिमी सिंहभूम में है। कितना है, तो 3,366 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। और सबसे कम वन बात करते हैं तो ये जामताड़ा में है, 100 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। अगर प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक पूछा जाए तो ये लातेहार में है, 56.08% है, ठीक है। लेकिन अगर न्यूनतम प्रतिशत पूछा जाए तो ये जामताड़ा है, कितना है, 5.56%, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो रामगढ़ एकमात्र ऐसा जिला है जिसमें 2017 की अपेक्षा 2019 में किसी भी तरह का कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। तो वन रिपोर्ट से 2-3 चीज़ें याद रखिएगा। सबसे पहली बात कि भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून द्वारा जारी किया जाता है, हर 2 साल में जारी किया जाता है, ये भी कई बार पूछा हुआ है। झारखंड का जो कुल वन क्षेत्रफल है वो 23,611 किलोमीटर स्क्वायर है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल पश्चिमी सिंहभूम में, सबसे कम कहाँ पर है, जामताड़ा में। प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज़्यादा लातेहार में और सबसे कम जामताड़ा में। और रामगढ़ ऐसा जिला है जो 2017 की अपेक्षा किसी भी तरह का कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। नेक्स्ट है झारखंड में मैंगनीज का उत्पादन किस क्रम के शैल समूह से होता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि धारवाड़ क्रम के शैल समूह से होता है। नेक्स्ट है राज्य स्तरीय पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास परिषद की वर्ष में कितनी बैठकें होती हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 बैठकें होती हैं। नेक्स्ट है झारखंड खाद्य प्रसंस्करण नीति 2015 का उद्देश्य क्या है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि निवेश को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया पाइपलाइन के निर्माण के लिए झारखंड ने निम्नलिखित में से किसके साथ GCA पर हस्ताक्षर किया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी गेल के साथ। नेक्स्ट है झारखंड में CSR लागू करना मुश्किल है, निम्नलिखित में से कौन सी उन समस्याओं में से एक नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कृषि भूमि की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, झारखंड में किस वर्ष प्रथम औद्योगिक नीति को कारगर किया गया। 65 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2001 में। नेक्स्ट है झारखंड पंचायती राज अधिनियम कब अस्तित्व में आया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2001 में अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट है झारखंड के गेतल सूद इलाके में निम्न में से क्या स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहला मेगा फूड पार्क स्थित है। नेक्स्ट है झारखंड भारत में निम्नलिखित में से किस किस्म के रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तसर सिल्क का। नेक्स्ट है किस देश के सहयोग से रांची फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना स्थापित किया गया। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पूर्व चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से। अगर हम बात करते हैं HEC के, यानी कि हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन के, तो ये कहाँ पर है, ये रांची में है। और रांची में भी कहाँ पर है, हटिया में है। इसकी स्थापना हुई थी 1958 ईस्वी में, ठीक है। और इसमें उत्पादन कब शुरू हुआ था, तो 1963 में यहाँ उत्पादन शुरू हो गया था। और ये किसके सहयोग से बना था, तो ये सहयोग से बना था पूर्व चेकोस्लोवाकिया और रूस की सहायता से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, बोकारो स्टील प्लांट कब स्थापित किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1964 में ये स्थापना की गई थी और 1972 से उत्पादन शुरू हो गया था। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम का कारखाना झारखंड में किस वर्ष स्थापित किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1937। हालांकि कहीं कहीं आपको 1938 भी मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, झारखंड राज्य में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2004 में। नेक्स्ट है झारखंड सरकार ने भीमराव अंबेडकर आवास योजना किसके लिए शुरू की। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विधवाओं के लिए। नेक्स्ट है तिलका मांझी ग्रामीण पंप वर्ष कब शुरू हुई। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2016 में शुरू हो गया था तिलका मांझी ग्रामीण पंप योजना। नेक्स्ट है
मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का शुभारंभ कब हुआ? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जनवरी 2019 में। नेक्स्ट है, झारखंड में हरित क्रांति लाने हेतु ग्रामीण युवाओं को आकर्षित करने के लिए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जून 2016 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना घोषित की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर्या योजना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। 1955 में किस वन्य प्राणी आश्रयनी की घोषणा झारखंड में की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हजारीबाग। अब देखिए कुछ वन्य जीव अभ्यारण्य और नेशनल पार्क की हम बात करते हैं, तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है पलामू अभ्यारण्य, और ये पलामू अभ्यारण्य कहाँ पर है? पलामू में है, 1976 में स्थापना हुई। हजारीबाग अभ्यारण्य हजारीबाग में है, 1976 में स्थापना। महुआ डाँड़ अभ्यारण्य लातेहार में 1976 में बना है। दलमा अभ्यारण्य पूर्वी सिंहभूम में है, 1976 में स्थापना। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कोडरमा में है, 1976 में स्थापना। तो देखिए 1976 में कौन कौन सा है? पलामू अभ्यारण्य, हजारीबाग, महुआ डाँड़, दलमा और गौतम बुद्ध। नेक्स्ट है तोपचांची अभ्यारण्य, ये धनबाद में है, 1978 में। लावालंग अभ्यारण्य चतरा में है, ये 1978 में। दोनों 1978 में बने थे। उसके बाद है पारसनाथ अभ्यारण्य, ये है गिरिडीह में, 1981 में स्थापना। कोडरमा अभ्यारण्य कोडरमा में 1985 में। पालकोट अभ्यारण्य गुमला में 1990 में। और उधवा पक्षी विहार ये साहिबगंज में है, 1991 में इसकी स्थापना हुई। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पक्षी विहार है, बर्ड सेंचुरी, वो भी डिस्कस करते हैं। तिलय पक्षी विहार है कोडरमा में, तेनुघाट पक्षी विहार बोकारो में, और चंद्रपुरा पक्षी विहार कोडरमा में है। और ईचागढ़ पक्षी विहार ये सरायकेला खरसावां में है। और उधवा पक्षी विहार ये कहाँ पर है? ये साहेबगंज में है। ये PDF आपको मिल जाएगा, वहाँ से एक बार जरूर रिवाइज करिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जिला अधिकांशतः वन क्षेत्र से आवृत है? अब देखिए 2017 के वन रिपोर्ट के अनुसार देखें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चतरा। लेकिन 2019 के वन रिपोर्ट के अनुसार अगर हम देखते हैं तो इसका आंसर चतरा नहीं होगा, बल्कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? लातेहार हो जाएगा। क्योंकि लातेहार में जो 1% है वो कितना है? 56.08% है। ये पहला नंबर पे है। दूसरा नंबर पे चतरा है और इसका प्रतिशत कितना है? तो 47.80% है। तो पहला नंबर पे कौन हो जाएगा? लातेहार हो जाएगा। ठीक है। और अभी अभी हमने बात किया था वन रिपोर्ट 2019 के बारे में कि देहरादून के द्वारा हर 2 साल में जारी किया जाता है। और सर्वाधिक वन क्षेत्रफल किसका है? तो पश्चिमी सिंहभूम का है। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार। लेकिन प्रतिशत के हिसाब से देखें तो पहला नंबर पे लातेहार है और दूसरा नंबर पे चतरा है। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके अलावा भी हमने डिस्कस किया था कि सबसे कम 1% कहाँ पर है? तो ये जामताड़ा में है, 5.56%। और ये 2019 का रिपोर्ट है। और हमने ये भी बताया था कि रामगढ़ एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ पे 2017 की अपेक्षा 2019 में किसी भी तरीके का कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ था। नेक्स्ट है 2001 में प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत भारत का प्रथम हाथी रिजर्व कहाँ बनाया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दलमा में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत राज्य वन्य प्राणी परिषद का गठन किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि धारा 6 के अंतर्गत। नेक्स्ट है महुआ डाँड़ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? 81 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लातेहार में स्थित है। अभी थोड़ा देर पहले हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट है झारखंड में शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तर पश्चिमी विक्षोभ के कारण। नेक्स्ट है कोपेन जलवायु सिद्धांत के अंतर्गत भारत किस प्रकार का जलवायु प्रदेश है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि AM। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन की अवधारणाएं हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना किस वर्ष आरंभ हुआ? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2008 में आरंभ हुआ था। नेक्स्ट है तड़ित से बचने के लिए क्या करना चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गरज सुनकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचना चाहिए। ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है वर्ष 2014 से 15 में झारखंड के कौन सा जिला को सर्वाधिक आपदा राशि प्राप्त हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रांची। नेक्स्ट है अग्निकांड के कारण है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बिजली चमकना, ज्वालामुखी उद्गार और मानवीय कारण, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है आपदा प्रबंधन की कितनी अवस्थाएं हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3 अवस्थाएं हैं। 3 अवस्थाएं कौन कौन से हैं? तो पहला अवस्था है आपदा के पूर्व अवस्था, और दूसरा है आपदा के समय अवस्था, और तीसरा क्या है? आपदा के उपरांत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति 2005 के अनुसार प्रशिक्षण कार्य हेतु नई दिल्ली में किस संस्था की स्थापना की गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्था की स्थापना की गई है। नेक्स्ट है
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि राज्यपाल होते हैं। नेक्स्ट है झारखंड राज्य में आपदा विभाग का गठन कब किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2004 में किया गया। नेक्स्ट है झारखंड का राजकीय पुष्प कौन सा है? सभी जानते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पलाश का फूल। नेक्स्ट है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का गठन कब हुआ? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2011 में हुआ था। अगर हम बात करते हैं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तो अभी इसके अध्यक्ष कौन है? तो अभी इसके अध्यक्ष हैं सुधीर त्रिपाठी और जेपीएससी के अध्यक्ष कौन है? अमिताभ चौधरी हैं। नेक्स्ट है झारखंड के किस शहर को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि रांची को कहा जाता है। नेक्स्ट है झारखंड के विशेष माओवादी विरोधी बल झारखंड जगुआर का मुख्यालय कहाँ है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कांके में टेंडर ग्राम में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97 झारखंड का राजकीय वृक्ष कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि साल है। नेक्स्ट है झारखंड में पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रांची में हुआ था। नेक्स्ट है झारखंड सरकार वित्तीय वर्ष 2017 से 18 को किस रूप में मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि गरीब कल्याण वर्ष के रूप में। नेक्स्ट है झारखंड का पहला हवाई अड्डा कहाँ बनाया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी रांची में बनाया गया था। इस तरीके से टोटल 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।